Okay, class. Now you can mention your attendance in the chat box with the sections. Um, लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कोटेशन, अबाउट एक्सेप्टेंस लेटर, अबाउट ऑफर लेटर। तुम लोगों ने क्लियरली बात करी थी क्या इम्पोर्टेंस है और कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिसपे हम लोग कोटेशंस को कैटेगराइज कर सकते हैं, और काइंड या हम कह सकते हैं क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए कोटेशन में, क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके फॉर्मेट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, और ऑफर लेटर्स एंड आल्सो एक्सेप्टेंस लेटर्स, यानी ऑफर्स को जब हम एक्सेप्ट करते हैं और कोटेशंस उसके बिहाफ पे देते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरेंडम, जिसको मेमो बोलते हैं, क्लेम लेटर्स, कंप्लेंट एंड एडजस्टमेंट लेटर्स। फाइन। तो आज के हमारे ये टॉपिक है, और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेमोरेंडम से। इसको मेमो या मेमोरेंडम हम लोग कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज मेमोरेंडम। It is used for internal communication regarding procedure or official business within an organization. Obviously, memorandums basically जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जितने भी अलग अलग कहा जाए कम्युनिकेशन के पैटर्न होते हैं, उसमें से एक पैटर्न है जिसमें हम मेमो का यूज करते हैं। और ये सिर्फ एम्प्लॉयज और जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट्स के जो लोग होते हैं, जो इंटरनली उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, इन्हीं के लिए होता है मेमोरेंडम। अब तुम कई बार ये वर्ड सुना भी होगा कि मेमोज दिए जा रहे हैं या मेमो के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है, तो उन्हीं को बोलते हैं। और बेसिकली वैसे और तो और भी कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं, लाइक मेल भी करते हैं लोग, मैसेजेस भी करते हैं, थ्रू लेटर्स भी भेजते हैं, इस तरह से भी कम्युनिकेट किया जाता है। लेकिन मेमो इज काइंड ऑफ वी व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव टू कम्युनिकेट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, जब मासेस में या लार्ज अमाउंट में कम्युनिकेट करना होता है, तब ऐसा किया जाता है, तब मेमो का यूज किया जाता है। किसी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन या एंटायर डिपार्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड करानी है, तो मेमो ऑफिशियल भी होते हैं और पर्पसफुल भी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। या मेमो को ऐसा कह सकते हैं कि अगर पर्पस पे जाएंगे हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमो, तो दो कैटेगरी में हम इसके पर्पस को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज और टू अट्रैक्ट इंटरनल जो भी पर्सन्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशन में है, जिन जो कोई भी डिसीजन का उन पे इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज उन पे कोई भी एक्शंस होते हैं, टाइमिंग चेंज हो रही है, शेड्यूल चेंज हो रहे हैं, कोई भी लॉ चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपने उसे, या टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। ठीक है, इंटरनल भी कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपके, मान लीजिए डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, आपके जो कहा जाए मैनेजिंग जो टीम है वो चेंज हो गई है, या शेयर होल्डर्स में कुछ, यानी ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिनका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट्स पर, तो उनके लिए मेमो लिखे जाते हैं, मतलब उनको मेमो दिए जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम पर्पस की बात करेंगे मैम लिखने के लिए, तो पर्पस को हम लोग दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, टू अट्रैक्ट करना, लोगों को तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। देन कई बार ये ऐसे भी यूज होते हैं कि इन जनरल मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करें, किसी डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज को कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई भी नया कुछ कंटिजेंसी हो जाती है, ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो हमें एक मेमो देना है, एक इन्फॉर्म करना है सारे लोगों को सिमिलर तरीके से। टाइमिंग्स चेंज करनी है, हमें शिफ्ट्स चेंज करनी है, तो हम एक ऐसा लेटर बनाते हैं जिसके थ्रू सेम इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए। और क्योंकि ये रिटर्न में देने से बेटर ये हो जाता है ना कि मेल्स चेक करी नहीं करी, तो मेमोज एक बुलेटिन बोर्ड बना के, या कई बार होता है कि मेमोज दिए जाते हैं डिपार्टमेंट वाइज, आप उसमें सिग्नेचर करते हो कि आपने मेमो पढ़ लिया है। तो बेसिकली हम लोग दो पर्पस हो सकते हैं मेमो लिखने के। पहला कि एक कोई जनरल इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुंच जाए, उस इंफॉर्मेशन
से लोगों को रूबरू कराना, लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। सेकंड, प्रॉब्लम कोई सॉल्व करना है या आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सभी को देना। तो बेसिकली मेमो के जो रीडर्स होते हैं वो लार्जर अमाउंट, हम किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करते। और कई बार क्या होता है, इंटरनल एक डिपार्टमेंट में भी मेमो यूज हो जाते हैं कि हमें उस डिपार्टमेंट के, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट को देना है मेमो, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, असिस्टेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो लोग भी काम करते हैं, उन तक ये पहुंच जाता है। तो बेसिकली ऑडियंस बेस हम कह सकते हैं होता है। और फिर अगर हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, मेमो में कितने सेक्शंस, यानी कि फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो मेमो का क्या फॉर्मेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसको अलग अलग सेक्शंस में अगर हम बांटते हैं। तो फर्स्ट इज हेडिंग। The heading section include the name and address of the company, which is already printed in case of letterhead. कई बार मेमो प्लेन पेपर पे दिए जाते हैं प्रिंट फॉर्म में, तो सबसे ऊपर आपको मेंशन करने पड़ेगा अपना कंपनी का नाम और सारी चीजें। देन उसके बाद अगर आप कंपनी के लेटर हेड्स होते हैं उसमें ऑलरेडी कंपनी का नाम और एड्रेस, ईमेल आईडी, सारी चीजें लिखी रहती हैं। ठीक, तो अगर वो उस पर प्रिंट किया है तो सिर्फ मेमो लिखने की जरूरत है। देन रेसिपेंट्स, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में बात करी थी ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर देना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो जो भी रेसिपेंट है वो लिखना पड़ेगा कि अगर सबके लिए है कॉमन तो ऑल दी एम्प्लॉइज ऑफ दिस एंड दिस कंपनी, और अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट का नाम। देन द सेंडर, जो भी सेंडर है अगर वो हायर अथॉरिटी की तरफ से आया तो हायर अथॉरिटी उसे असाइन करेंगे। और अगर किसी डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल कोई डिपार्टमेंट के लिए लिखा गया है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लिखा है तो उसमें सेंडर अपना नाम मेंशन करेगा कि बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और अदरवाइज कॉमन होता है हेड ऑफ द कंपनी और सीनियर अथॉरिटीज ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है सीसी और एडिशनल रेसिपेंट्स। अगर कई बार होता है ना कि हम इंफॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन हम क्या करते हैं, एक तरीके से जैसे हम लोग फेसबुक पे यूज नहीं करते हैं, टैग कर देते हैं। सेम इसमें भी ये जो कार्बन कॉपी होता है ना, सीसी, ये काइंड ऑफ अ टैगिंग ही होता है कि हम इंटीमेट कर रहे हैं, हम उनको इन्फॉर्म तो नहीं कर रहे क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हायर अथॉरिटी के पास ऑलरेडी है, बट हम उन्हें टैग कर रहे हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर दी है, आगे सारे जितने एम्प्लॉयज हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। देन डेट, डेट बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि इससे ये क्लियरिफाई होता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपने कब लोगों तक पहुंचाई या कब आपने ये सब इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करी है। सब्जेक्ट लाइन, सब ऑब्वियसली किसी भी इस तरह के जितने भी बिजनेस लेटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे बिजनेस लेटर्स में आपने ये चीज कॉमन देखी होगी कि सब्जेक्ट लाइन जरूर होती है, जिससे ये क्लियरली मेंशन हो सके कि आपका पर्पस क्या है, आप कौन से रीजन की वजह से आप ये मेमो लिख रहे हो। कई बार क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय होता है जिसने मान लो कोई चोरी करी है या ऐसा कुछ किया है, उसको बताने के लिए सब लोगों को कि भाई इस पर्सन से अगर रिलेटेड कोई भी पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन अगर ये मांग रहा है तो मत दी जाए, या अगर ऐसी कुछ हो जाती है उसके लिए मेमो दी जाती है। तो सब्जेक्ट लाइन वहां पे मेंशन होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है मेमो लिखने का। फाइन। फिर नेक्स्ट है मैसेज बॉडी। फिर उसके बाद पूरा मैसेज आप लिख दोगे। अगर उस पर्सन की डिटेल लिखना है, मान लीजिए किसी पर्सन के बारे में इन्फॉर्म करना है, तो आप उस पर्सन की पूरी डिटेल लिखोगे, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, क्या नाम है, सारी चीजें। ठीक है। अटैचमेंट्स उसके बाद ये तभी जरूरी होता है, वरना अदर देन दैट कई बार मेमोज में अटैचमेंट नहीं दिए जाते, एक जर्नल मैसेज हो जाता है तो अटैचमेंट्स नहीं होते हैं। बट हो भी सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मेमो आप लिख रहे हो अपने डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, तो डिपार्टमेंट में आप कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई नया सॉफ्टवेयर आया है जिसके रिगार्डिंग आप सबसे बोल रहे हो कि भाई जो भी आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आएगा आप उससे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करा लीजिए। ठीक है, तो कोई मेमो निकाला गया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, तो साथ में उसकी पूरी प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन और कौन पर्सन आएगा कब आएगा पूरी इंफॉर्मेशन आती है। तो अटैचमेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भी होते हैं, हो सकते हैं।
डिपेंड करता है। फाइन। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। ये फॉर्मेट है, कैसा होना चाहिए, अब ये क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे ऊपर हेडर है, डेट, और हम लोगों ने बाकी सारी चीजें पढ़ ली हैं। ये उसका एक जर्नल फॉर्मेट है, और मिनिमम से काफी कंसाइज लिखा जाता है। जैसे लेटर्स के फॉर्मेट होते हैं ना, थोड़ा लंबा लेंदी भी हुआ जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स इंक्लूड करो। जैसे बेसिकली हम लोग जब भी लेटर लिखते हैं 3 पैराग्राफ्स होते हैं, इंट्रोडक्टरी, मेन मैसेज एंड कंक्लूसिव वाला पैराग्राफ, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत ही ज्यादा की पॉइंट्स में बात करी जाती है, सो दैट द इंफॉर्मेशन विल बी, और जो होता है ना बुलेट पॉइंट्स में बात करी जाती है। टाइम, अगर वेन्यू सब दी जा रही है तो एग्जैक्टली दिया जाएगा, टाइम, वेन्यू या नाम जो भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इफेक्टिव बिजनेस मेमो। अगर हम लोगों को बहुत इफेक्टिव बिजनेस मेमो लिखना है, क्योंकि बार बार हम लोग क्लास डिस्कस करते हैं कि इफेक्टिव होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में इतने सारे लेटर्स हम लोग यूज करते हैं, इतने सारे मतलब फॉर्मेट्स यूज करते हैं, और बार बार जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना, तो लोग क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सा डल हो जाते हैं इन सब चीजों को पढ़ने में। भाई आपने पढ़ लिया है, आप मेरे को बता दो कि इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक। तो अगर वो अट्रैक्टिव होता है, अगर वो शॉर्ट होता है, कंसाइज होता है, तो लोग ज्यादा कीनली इंटरेस्टेड रहते हैं कि अच्छा क्या मेमो आया, लो पढ़ लेते हैं, अच्छा 1 मिनट ही तो लगेगा। बट अगर वो बहुत लेंदी रहता है तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है उसमें में, इसलिए बार बार हम इफेक्टिव और अट्रैक्टिव और कंसाइज कोशिश करते हैं रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑडियंस ओरिएंटेशन। ये तो कोई भी लेटर अगर हम लोग लिखते हैं तो ये चीज बहुत ध्यान रखी जाती है कि जो हमारे ऑडियंसेस हैं, जिनके लिए हम मेमो लिख रहे हैं, जिनके लिए हम लेटर्स लिख रहे हैं, हमें उन्हें कंसीडर जरूर करना चाहिए। बिकॉज अगर हम उन्हें कंसीडर ही नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी मान लीजिए कोई इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इवेंट इन जर्नल हमने सोचा कि भाई हम ये इवेंट करा रहे हैं। अब हमें अगर अपने ऑडियंस, ये नहीं पता होगा हमारे ऑडियंस की कम्युनिकेशन लेवल क्या है, हमारे ऑडियंस की नॉलेज लेवल क्या है, हमारे ऑडियंस की एजुकेशन लेवल क्या है, अगर हमें ये चीजें इन जनरल नहीं पता होगी, तब क्या होगी कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है या हम जो कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी ऑडियंस तक, वो कन्वे नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी रेपो और ऑडियंस की रेपो सेम नहीं हो पाती है। तो सेम चीज ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर चार्टेड अकाउंटेंट या मान लेते हैं इंजीनियर है कोई, कोई इंजीनियर है जो सॉफ्टवेयर पे जिन्होंने काम किया है, या अगर वो आपको पूरी डिटेल अपने सॉफ्टवेयर की लिखे और टेक्निकल लैंग्वेज में लिखते हैं, उन्होंने पूरा कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी और इतनी ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दी कि किसी को समझ ही नहीं आ रही भाई इसमें करना क्या है आखिर, तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मतलब फॉल्ट हो जाता है कि इंफॉर्मेशन पहुंच ही नहीं पा रही है। आपने बताया तो बहुत सारा टाइम, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी दे दी है, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या इस फॉर्म में है कि लोगों तक पहुंच पाए। तो ऑडियंस का ओरिएंटेशन क्या है, ऑडियंस के लिए वो कितनी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टेक्निकलिटीज बता रहे हो, जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर्स भी अगर आपको टेक्निकलिटीज बताने लगे तो हमें लगेगा भाई हमें आसान लैंग्वेज में बताओ कि बीमारी क्या है, कहाँ पर बीमारी हुई, सर में हुई है, पेट में हुई है, हाथ में हुई, कहाँ पर हुई है ना, कौन से पार्ट्स को इफेक्ट कर रही है, तो आप ये जानना चाहते हो ना इजी लैंग्वेज में। तो यही चीज यहाँ पर भी बोली जा रही है कि हमें अपना ऑडियंस को मेंशन करना चाहिए, और पोस्ट या मेमोज या लेटर्स उसी फॉर्म में लिखने चाहिए, और इंफॉर्मेशन भी या जो उसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं, चॉइसेस ऑफ वर्ड्स, जो भी हमारी चॉइसेस हैं, चॉइसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो उसका एनालिसिस करना चाहिए सो दैट द इंफॉर्मेशन विल बी इजीली कन्वेड। राइट। फिर नेक्स्ट बात करेंगे प्रोफेशनल और फॉर्मल टोन। ऑब्वियसली क्लास प्रोफेशनल और फॉर्मल टोन बहुत जरूरी होती है, बिकॉज फॉर्मल टोन इसलिए भी जरूरी होती है ना, कई बार क्या करते हैं अगर हम कुछ लोगों से इनफॉर्मल हैं, कुछ लोगों से फॉर्मल हैं, तो वो अगर इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल होती है ना और हम इनफॉर्मल टोन में दे रहे हैं,
जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की लास्ट डेट है, आपकी सबमिशन की लास्ट डेट है, आपने बोला कि भाई ये सबमिशन की लास्ट डेट है, यहाँ तक ये काम कंप्लीट होना चाहिए, आपने थोड़ा सा इनफॉर्मल होके बोल दिया, नॉन प्रोफेशनलिज्म के साथ, तो ऑडियंस को ये लगेगा ही नहीं कि भाई लास्ट डेट, इट मीन्स कि ऑडियंस को लगेगा अभी ये 2 दिन, 1-2 दिन और है, डेट बढ़ सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म आपके लेटर्स में, आपके मेमोज में रिफ्लेक्शन उसका आना चाहिए। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, सब्जेक्ट एम्फेसिस। ऑब्वियसली आप अगर मेमो लिख रहे हो, आप अगर लेटर्स लिख रहे हो, तो आपका लेटर लिखने का सब्जेक्ट क्या है, आपका पर्पस क्या है। इसीलिए बार बार ये बोला जाता है कि जब भी आप लेटर्स मेंशन करो या इस तरह की जो भी प्रोफेशनल चीजें हैं, जब भी आप लिख रहे हो, तब आप ये चीज ध्यान रखो कि आप उसमें जो फर्स्ट एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो भी पर्पस है अपना, इवेंट हो रहा है आपके यहाँ, एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं आपके यहाँ, सेमिनार्स हो रहे हैं आपके यहाँ, वेबिनार्स आप करा रहे हो, ठीक है, तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी आप करा रहे हो, तो आप इम्फेसिस करोगे। इम्फेसिस देने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट अलग से टाइटल लिखते हैं, सब्जेक्ट, और उसके आगे फिर हम सब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं, रिगार्डिंग दिस, रिगार्डिंग दैट, ठीक है। ट्रेनिंग सेशंस हो रहे होते हैं, आप ट्रेनिंग सेशंस ले सकते हो, या फ्री मील्स होती हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो अलग से हाईलाइटेड होना चाहिए। तो हाईलाइट जब भी हम हाईलाइट करेंगे उसको, तो शॉर्ट में करेंगे, सो दैट इट विल कन्वे इजिली विद द मासेस। नेक्स्ट है डायरेक्ट फॉर्मेट। मेमो ऑब्वियसली डायरेक्ट फॉर्मेट में होता है, इसमें हमें बहुत ज्यादा काइंड वर्ड्स और हम्बल और बहुत ज्यादा ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। हमें सीधे सीधे बताना होता है कि भाई हम कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रेनिंग फॉर्म फॉर द न्यू सॉफ्टवेयर अपडेशन, और हमने सीधे सीधे लिख दिया, एंड उसका टाइम, वेन्यू अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए कब कब शेड्यूलिंग करी गई है, तो सीधे इंफॉर्मेशन ब्रोशर की तरह इसमें इंफॉर्मेशन रहती है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी जैसे हम लोगों ने सब्जेक्ट की बात करी ना, सब्जेक्ट जैसे स्टेट फॉरवर्ड है इसमें कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मेमो लिखा गया है, तो ऑब्जेक्ट क्या है सर, जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। यानी आप लिखोगे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जुलाई मंथ में ट्रेनिंग होगी, पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगस्त में होगी, तो आप डिफाइन कर रहे हो, आप फैक्ट्स बता रहे हो कि जुलाई में आपका सेशन आएगा, फिर जुलाई में आप अलग अलग पर्सन अप्लाई कर सकते हो कि आपका कौन सी डेट सूटेबल है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करो और अपना स्लॉट बुक करा लो, ठीक है। तो पर डे 5 लोगों की ट्रेनिंग होगी। इस तरह से क्या होता है, ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें दी गई है, यानी आप जो आपके जो आपने सब्जेक्ट लिखा है वो उससे रिलेशन में ही होनी चाहिए, ठीक। और फाइन, तो दीज आर ऑल दी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव बिजनेस मेमोज। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्लेम लेटर्स एंड देयर टाइप्स। नाम से इसके लग रहा है कि क्लेम लेटर्स फॉर टू क्लेम समथिंग। तो यहाँ पर हम लोग, और क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में इस तरह के लेटर्स बहुत चलते हैं ना, कि आपके आपने प्रोडक्ट परचेज किया और आपके प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट निकला, तो ऑब्वियसली आप क्लेम के लिए लेटर्स लिखते हो, हम लोग करते भी हैं ना, अलग अलग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटर्स और उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। द क्लेम इम्प्लाइज रिक्वेस्टिंग एंड डिमांडिंग कंपनसेशन. A claim letter is used to demand compensation because the work is not up to the organization's mark or inadequate supply of products. ठीक है, प्रोडक्ट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकती है, जो भी आपने अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू दी रिटन ऑब्लिगेशंस जो आपको रिटन में दी गई थी, आपका टाइम शेड्यूल जो बोला गया था, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर चीजें नहीं मिली है तो आप क्लेम कर ले डाल देते, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, ग्राउंड लेवल पॉइंट्स हैं फॉर राइटिंग अ क्लेम लेटर। फर्स्ट इज पार्शियल और फुल रिफंड ऑफ परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। आप क्लेम कर सकते हो किसके लिए, फुल रिफंड के लिए या पार्शियल रिफंड के लिए। कई कई प्रोडक्ट्स होता है ना जिसमें रिफंड्स होते हैं कि भाई विद इन 7 डेज, विद इन 24 आवर्स आप प्रोडक्ट को चेक कर लो, रिफंड्स मिल सकते हैं। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो दोबारा कोई और यूज नहीं कर सकता, तो उसके लिए पार्शियल रिफंड्स आते हैं। सॉरी क्लास, ठीक है, पार्शियल रिफंड्स आते हैं, लाइक जो
बहुत सारी क्लोथिंग ऐसी आती है जो हाइजीन के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए दोबारा किसी और को दी नहीं जा सकती, बट उसमें ऑल्टरेशन इतने ज्यादा हो जाते हैं या उसमें फैब्रिक में या कोई भी उसमें फॉल्ट्स हैं, तो आपको उसके लिए पार्शियल रिफंड्स मिलते हैं। बट आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। आप उसको जो रीजनेबल ग्राउंड्स हैं आपको बताने पड़ेंगे कि भाई आपको किस इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, और आपको जब ये प्रोडक्ट मिला तो उसमें ये चीजें अप टू दी मार्क नहीं थी, और या सर्विसेज अप टू द मार्क नहीं थे, तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है फ्यूचर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट विद करेक्ट आइटम्स। ये कई बार हो जाता है, हम लोग उनको बोलते हैं अनसॉलिसिटेड गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार हो जाता है ना, आपने वो गुड्स बोला ही नहीं, मंगवाए ही नहीं, और आपको दूसरे प्रोडक्ट्स मिल गया, दूसरी तरह की चीजें मिल गई, ठीक है, आपका हो सकता हो कहीं और डिलीवर हो गया, तो ऐसा कुछ हो जाता है। या आपको जो आपने जो प्रोडक्ट्स मंगाए हैं वो आपको आपने अभी के लिए मंगाया है और वो आपको बाद में रिसीव हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। डिलीवरी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो आप उनके लिए भी क्लेम कर सकते हो, क्लेम लेटर्स लिख सकते हो। और वैसे भी हम लोग ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको एक बेटर क्लेम लेटर कैसे लिखा जाए, उसके फॉर्मेट्स क्या होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। आप अपना क्लेम लेटर लिख सकते हो, और इस क्लेम लेटर में भी वैसे ही हम लोग सब्जेक्ट जैसे मेंशन करते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका, हाँ, अगर आपको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, लगे आपको आपने कोई आइटम, किचन आइटम मंगाया है, इक्विपमेंट मंगाया है, और वो थोड़ा सा डिफेक्टिव है, कहीं से टूटा है, या आपको कुछ लग रहा है कि ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, फिटिंग्स उसकी ठीक नहीं है, तो आप उस डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है रिपेयर ऑफ द डैमेज प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट डैमेज है और आप उसके लिए रिपेयर के लिए बोल सकते हो कि भाई ये तो डैमेज है या इसमें ये इश्यूज आ रहे हैं। रिडक्शन इन द प्राइस, ठीक। कई बार क्या होता है, आपको प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं मिला है और आपसे प्राइजेस पूरे के पूरे लिए गए हैं, तो आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हो। क्रेडिट द अमाउंट टू परचेज अकाउंट। आपके जो जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, आपको कई बार होता है ना, क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं या डिस्काउंट्स मिलते हैं, कई बार कहा जाए कैश रिफंड्स मिलते हैं, अगर आप मतलब अपने अकाउंट से डिडक्ट कराते हो, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, अपने अकाउंट से डिडक्ट कराते हो, तो आपको कुछ क्लेम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर और पोर्शन ऑफ ऑर्डर, किसी भी बायर का ये राइट होता है कि वो कभी भी अपने जो भी उन्हें प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, वो कभी भी उसे कैंसिल कर सकता है, ये राइट्स में आता है। फाइन। लेकिन अब इसके लिए कई लोग क्या करते हैं कि अगर आप एक दिन के अंदर 24 आवर्स में कैंसिल कर देते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बट अगर 7 डेज हो जाते हैं तो आपको कुछ चार्जेस बियर करने पड़ेंगे। ठीक, तो ऐसा हो जाता है वो अपनी एग्रीमेंट्स में, और जब भी, बिकॉज जब भी हम कहीं से कुछ भी परचेज करते हैं तो हम अपने आप बायर और सेलर के एग्रीमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो वो बायर और सेलर का एग्रीमेंट में, कभी आपने कोई चीज परचेज करी हो तो उसमें कभी देखा हो, ऑनलाइन भी हम लोग परचेज करते हैं ना, तो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो कभी मे भी हो सकता हो कई लोगों ने पढ़े हो। जैसे हम लोग बहुत सारी ऑनलाइन चीजें परचेज करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा चेक कर लेते हैं कि भाई ये रिटर्न हो जाएगी कि नहीं, इसमें रिफंड्स मिलेंगे या नहीं, कोई चार्जेस तो नहीं पे करने पड़ेंगे, या कई प्रोडक्ट्स में ऐसे होता है जिसमें डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं, तो हम ये सारी चीजें पहले से जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है पहले से पढ़ लेते हैं, और हमें लगता है कि अगर ये में हमारी नीड की नहीं है, हमारी नीड फुलफिल हो गई है, तो हम उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें क्लेम लेटर्स टाइप करने होते हैं, लिखने होते हैं। और एक दो प्रोडक्ट्स के लिए तो बहुत ऑनलाइन में बहुत सहूलियत हो गई है, या बहुत फैसिलिटी दी जा रही है। आपको पूरा लेटर्स नहीं लिखने पड़ते, आपको सिंपल जाना होता है, उस प्रोडक्ट पर क्लिक करना होता है, कैंसिल करनी है, आराम से कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रीशेड्यूलिंग ऑफ द पेमेंट इंस्टॉलमेंट। अगर आप कोई लेटर्स लिख रहे हो, आपके पेमेंट्स हैं, ड्यू डेट्स आ रही हैं, उनको रीशेड्यूल कराने के लिए भी आप लेटर्स लिख सकते हो। करेक्शन ऑफ एरर इन बिल, हाँ, मतलब बेसिकली आपने बिल करा लिया, आपकी पूरी चीजें आ गई और आपको बोला गया था कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, पर आपके बिल में वो मेंशन नहीं है, तो आप उसके लिए क्लेम लेटर मेंशन कर सकते हो कि भाई आपने ऐसा बोला था और हमें क्लेम नहीं मिला है,
या हमारे बिल में करेक्शन होना चाहिए, हमें डिस्काउंट्स नहीं ऑफर हुए हैं, या आप आता है ना कि बाय टू गेट वन फ्री, तो दो के बाद आपको एक और फ्री होगा, बट दीप मतलब आप दीपावली में परचेजिंग करने के आफ्टर दीपावली, ठीक है। तो आपके बिल्स में अगर कोई एरर हो तो आप उसको भी करेक्ट करा सकते हो। इन सब पर्पज के लिए आप क्लेम लेटर लिख सकते हो। ये फॉर्मेट है क्लेम लेटर का। फॉर्मेट चेंज हो सकते हैं, ये जस्ट एन एग्जांपल है। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है एक लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड, डियर सर, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है री टेनेंट एंड प्रॉपर्टी एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है किसके लिए, रिपेयर्स के लिए। भाई हम आपके टेनेंट हैं और हम रिपेयर्स के लिए बोल रहे हैं कि आपने बोला था कि भाई आप क्योंकि घर लैंडलॉर्ड का है तो हम रिपेयर्स के लिए लेटर क्लेम लेटर लिख सकते हैं, ताकि अगर हमने रिपेयर करा दिया, यानी टेनेंट ने अगर रिपेयर करा दिया है, तो भी वो लेटर लिख सकता है अपने लैंडलॉर्ड को कि भाई हमें इन रिपेयर्स का रिफंड दीजिए। तो ये एक जर्नल फॉर्मेट है क्लेम लेटर का। फिर उसके बाद है कंप्लेंट लेटर्स। क्लेम करने के ये कंप्लेंट लेटर्स हैं, और बहुत बार ये हम लोगों ने बहुत बार अटेम्प्ट किया होगा, और आई होप कि आप लोगों ने नेटवर्क की प्रॉब्लम के लिए तो बहुत बार कंप्लेंट करी होगी, और भी हो सकता है कंप्लेंट्स आपने करी हो। तो बेसिकली सबको पता ही है कि व्हाई वी एड्रेस अ कंप्लेंट लेटर। ऑब्वियसली if you found something defective, if you found something inappropriate, if you found something not अप टू दी मार्क, हमें कंप्लेन लेटर्स लिखते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए। तो ऑब्वियसली जब भी हम कंप्लेंट लेटर्स लिखते हैं तो हमें जो भी हमारी ऑडियंस है वो पता होनी चाहिए हम किसको कंप्लेन कर रहे हैं, किसके लिए कंप्लेंट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हो। अगर आपके नेटवर्क इशू है आ रहे हैं, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, आपका प्रोडक्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक, उसके लिए कंप्लेन कर रहे हो। अ, आपका स्कोप क्या है, आप क्या चाहते हो कंप्लेन डालने के बाद भी, आप जो जो कंप्लेनी है वो क्या चाहता है उस बिजनेस इंस्टीट्यूशन से या उस कंपनी से, रिफंड दिया जाए उसको, है ना, या रिप्लेस कराया जाए, जो भी स्कोप है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस लेटर, सॉरी, कंप्लेन लेटर ऑर्गेनाइज करते हो, उसको लिखते हो, ड्राफ्ट करते हो, और पूरी इंफॉर्मेशन विद एनक्लोजर्स, और साथ में हम एनक्लोजर्स लगाते हैं, इनवॉइसेस लगाते हैं कि भाई ये हमने ये रिसीव किया था और अब हम ये चाहते हैं कि इसमें ये चेंजेस हो क्योंकि ये अप टू द मार्क नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं, कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट। तो ये हो गया कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। ऊपर आप हेडिंग, जितने भी इस तरह के लेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कोशिश ये करी जाती है कि ऊपर जरूर मेंशन किया जाता है कि ये लेटर, जैसे मेमोज हो गए तो ऊपर हेडिंग में लिखा जाएगा मेमो, ठीक है। कंप्लेंट लेटर हो गया तो सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा जाएगा कंप्लेंट लेटर। इससे क्या होता है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, अलग अलग उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, आसानी से कैटेगराइज कर लेते हैं कि भाई ये कंप्लेंट लेटर है और ये मेमो है, ठीक है। तो इस तरीके से हेडिंग देना जरूरी होता है इस तरह के लेटर्स में, और सब्जेक्ट की कंपनी, बाकी फॉर्मेट लगभग सेम है। ये वाला जैसे आप देख रहे हो ना, ये फॉर्मेट, अगर हम लोगों ने फॉर्मेट जो पढ़े थे, लेआउट्स पढ़े थे, तो आप इसमें देख रहे होगे सारा का सारा लेफ्ट अलाइनमेंट में है, और मोस्टली अब सारी चीजें लेफ्ट अलाइनमेंट में होती है, बट इन हायर अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टिल दे आर यूजिंग, तो नॉट ओनली लेफ्ट अलाइनमेंट, वो अलग अलग जो पुराने फॉर्मेट्स हैं वो यूज कर रहे हैं अभी भी, फाइन। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट लेटर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, और कंप्लेंट लेटर आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये किसी पर्टिकुलर कंपनी के कंसर्न में ही कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है। यानी आप बेसिकली इसमें ये बात होती है ना कि आप किसी से तो कंप्लेन कर ही रहे होगे, तो ये ध्यान रखा जाता है। एंड क्योंकि कंप्लेंट लेटर लीगल पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, तो स्पेसिफिकली ये एक लीगल राइटिंग भी है। इसका पर्पस लीगल, वैसे तो सारे ही लेटर्स क्योंकि रिटर्न में होते हैं तो लीगली यूज किए जा सकते हैं,
बट क्लेम लेटर्स या कंप्लेंट लेटर्स इसके लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं ना कि आपने कब कंप्लेंट डाली थी, आपने कौन से रीजंस के लिए कंप्लेंट डाली थी। तो इस पे लीगल एक्शन दोनों पे ही हो सकता है, कंप्लेनी यानी जो कंप्लेन कर रहा है। तो इसलिए जब भी आप इस तरह के लेटर्स लिखो तो आपके पास उसके एविडेंसेस जरूर होने चाहिए, सो दैट अगर कंपनी आपको नहीं क्लेम्स दे रही, कंपनी आपकी कंप्लेंट्स नहीं सुन रही है, तो अगर आपको वाया कोर्ट जाना हो, आपको पास ऑब्वियसली जब आप कोर्ट में जाओगे या इस तरह के लीगल पैरामीटर्स के अंदर जाओगे, तो आपको एविडेंसेस या जो प्रूफ्स होते हैं वो दिखाने ही पड़ेंगे। बिकॉज जब भी लीगल पैरामीटर्स के अंदर जाते हो बिना प्रूफ्स के आप बात नहीं कर सकते। तो कंप्लेंट लेटर्स या क्लेम लेटर्स के लिए, हाँ क्लेम में भी वही होता है, इसीलिए लोग कई बार अगर प्रोडक्ट टूट गया है या ऐसा कुछ हो गया है तो कोशिश करते हैं कि उसके फोटोग्राफ्स ले लेते हैं ताकि उनको अच्छे से बताया जा सके। और अगर कुछ हम लोग पॉइंट्स की बात करें ना कंप्लेंट लेटर में, तो देन वी कैन से दैट इट हैज टू बी रिटन एज सून एज द डैमेज इज डन, यानी जैसे ही डैमेज होता है आप तुरंत उसको लिख दो। बिकॉज अगर जितना ज्यादा आप लेट करोगे उतना ज्यादा वो आपके ऊपर, एंड इट शुड हैव टू बी इन ब्रीफ, ब्रीफ में होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी चाहिए। इवन आप अपने जब भी कंप्लेन लेटर लिखोगे तो आपका पॉलिसी सॉरी जो आपका इनवॉइस नंबर है वो आप इनवॉइस नंबर जरूर लिखोगे। और ये सभी को सर्विसेज में भी लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है और आपको इंश्योरेंस टाइमली नहीं मिल पा रहा है, आपको आपका प्रोडक्ट या आपकी जो भी चीज के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है डैमेज हो गई है, उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हो। और आपको अपने फैक्ट्स क्लियरली उसमें मेंशन करने पड़ेंगे, सारे फैक्ट्स। ठीक है। तो और हम लोग बात कर सकते हैं कि क्लेम लेटर कब यूज होता है। ये यूज होता है जब भी कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है जो आपसे बोला गया है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे बोली गई हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, यानी अप टू द मार्क नहीं होता है। ठीक है, तब हम लिखते हैं क्लेम लेटर। और कंप्लेंट लेटर तब लिखते हैं जब हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज सर्विसेज गलत रिसीव हो गए हैं। ठीक है, या गलत है या टूटे हुए हैं या फॉल्टी हो गए हैं, हाँ, तब हम लिखते हैं कंप्लेंट लेटर्स। ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडजस्टमेंट लेटर्स। इसके बाद अगर कहीं ना कहीं आपके क्लेम्स आपके कंप्लेंट्स जब आप लिख देते हो तो उसके बाद कंपनी एडजस्टमेंट लेटर आपको देती है। और ये एडजस्टमेंट लेटर्स because of the subject regarding the complaints, regarding the claims, अगर आपने कोई क्लेम मांगा है तो आपको कंपनी की तरफ से क्लेम दिया जा रहा है, तो और क्लेम भी एडजस्टेड की सर देखिए आपको डिस्काउंट भी दिया था हमने, तो कुछ हो सकता हो कुछ एडजस्टमेंट्स हो, मे बी वो आपकी डैमेज प्रोडक्ट को ठीक करा दें, उसके रिपेयर्स के लिए पेड कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम लोग एडजस्टमेंट लेटर की बात करें तो एडजस्टमेंट लेटर इज अ रिस्पॉन्स टू अ क्लेम लेटर और कंप्लेंट लेटर, and this letter is a letter of expression which clarify understanding of the issues conveyed by the buyer and providing reasonable solutions to it। तो जो भी कंप्लेंट या जो भी क्लेम के लिए आपने बोला है कंपनी से, तो कंपनी की तरफ से जब आपको रिप्लाईज आते हैं, दोनों चीजें इसमें होती हैं। पहला, आपने जिस पर्पस के लिए कंप्लेन या क्लेम लेटर लिखा है उस पर्पस का रेजोल्यूशन होना चाहिए, यानी उसकी सॉल्यूशंस विद रीजनेबल ग्राउंड्स। क्योंकि अगर रीजंस के साथ नहीं होगा ना, आपने फिर ठीक करा दिया, वो ठीक से काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है आपका प्रोडक्ट अभी, तो फिर उसका कोई यूज नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो वहां पर क्लियरली मेंशन होता है। और आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ये भी उस एडजस्टमेंट लेटर में फिगर आउट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी कस्टमर को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और कंपनी उसको नहीं समझ रही है, तो कहीं ना कहीं होता है आपका लॉयल कस्टमर आपसे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये एक कंपनी के लिए बड़ा लॉस होता है।
तो बेसिकली अगर हम लोग एडजस्टमेंट लेटर के पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर है ऑर्गेनाइज मटेरियल, एडमिटेंस ऑफ मिस्टेक। ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन एडमिट करें कि हाँ उनसे गलती हुई थी और आपको गलत इंफॉर्मेशन, गलत प्रोडक्ट पहुंच गया है, डिस्काउंट्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अगर गलती हुई है तो उसे एडमिट करना सबसे पहला पॉइंट है। देन अ पॉजिटिव रिप्लाई, लाइक बहुत सारे जो नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है डिप्लोमेसी, ये बहुत बार यूज करी जाती है ना कि सर आप हमारे बहुत ही बहुत, एक तो हम्बल लैंग्वेज यूज करी जाती है, उसके बाद बताया जाता है कि सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और हमारे आप बहुत प्रेस्टिजियस कस्टमर हैं आप हमारे, ठीक है। उसके हिसाब से हम आपको ये रिपेयर्स प्रोवाइड करा रहे हो, हमसे ये गलती हुई है और जो फ्यूचर में हम नहीं दोहराएंगे, विद पोलाइटनेस। और कई कंपनीज क्या करती हैं, एडजस्टमेंट के बाद फॉलोअप्स भी लेती हैं। वो फॉलोअप्स इसीलिए लेती हैं कि अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पर्सन के मन में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि आपने दे दिया, आपने कहा भाई ये यही मिलेगा, जैसे आजकल हम लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट खरीदने जाए और हमको खराब मिल जाता है तो उन्होंने बोला भाई अब वापस नहीं होगा, वापस नहीं होगा, रिप्लेस ही हो सकता है, और अच्छी तरीके बात नहीं करी तो दोबारा हम उस शॉप में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है। तो बेसिकली एडजस्टमेंट लेटर इज टू जस्ट सेटल दी क्लेम्स और सेटल दी कंप्लेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। डिप्लोमेसी हम लोगों ने बात कर दी है, पोलाइटनेस, लेटर हेड, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि अगर फर्दर उस पर्सन ने, कस्टमर ने कंप्लेन कर दी तो आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए, आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। इसके लिए भी रिटर्न में ये जरूरी होता है। ये हम लोग देख लेते हैं एडजस्टमेंट लेटर का फॉर्मेट। इस तरह से हो सकता है रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर, आपने जो कंप्लेंट दी हुई है उसका रिप्लाई है ये, ठीक। और एड्रेस, ठीक है, सारी चीजें। और इसमें एक पैराग्राफ में दिया है, आप 3 पैराग्राफ का भी यूज कर सकते हो कि इंट्रोडक्टरी, मेन मैसेज एंड देन कंक्लूसिव, ठीक। तो इस तरह से एक फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोगों ने 3 तरह की चीजें पढ़ी हैं। फर्स्ट इज क्लेम, देन कंप्लेंट एंड दी एडजस्टमेंट लेटर। तो आई होप क्लास ये सब, और ये सब आपको फ्यूचर में यूज होने वाले हैं। फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको इनकी नीड जरूर पड़ेगी इनको लिखने के लिए, तो आने चाहिए। और हम लोग असाइनमेंट में भी इसी तरह से क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे कि प्रैक्टिकली आप इसको लिख पाओ। एंड आई होप कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी क्लास। यस मैम। चंद्रमणि, ओके, निशिता, अदिति, अनुष्का, अमन, अतुल, आयुषी, दीपक, शिवा, हर्षिता, अर्पिता, हर्ष प्रताप, आयुषी, आयुषी सिंह सेक्शन ए, तान्या, शुभम, प्रत्यक्ष, वंशिका, नैना, ऋषि, दिव्यांशी, शशि, आयुष, शिवानी, कार्तिकेय, स्वयं, देवेश, शांभवी, अभिनव, प्रियल, ऋषभ, उत्कर्ष, चांदनी, रशिका, तनीषा, वर्तिका, सूरज, श्रेया, सौरभ। ओके, इज देयर एनीवन एल्स जिसे अपनी अटेंडेंस मेंशन करनी है? तो क्लास प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस। क्लास प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस अभी तक मेंशन नहीं करी है। क्लास में अच्छा, महक, अंजलि, मोनी, स्वाति, पारस। ओके, इज देयर एनीवन एल्स? प्लीज मेंशन। ओके देन, थैंक यू क्लास। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। Thank you. थैंक यू।
थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।